तो इस मैच कार्ड ग्राफिक को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? एक नॉर्मल मैच कार्ड ग्राफिक नहीं, मुझे दिख रहे हैं होमलैंडर के विंग्स भाई, कोडी रोड्स के ऊपर जो लगे हुए हैं। मंडे नाइट रॉ के ऊपर जिस तरीके से इस वीडियो पैकेज को दिखाया गया भाई, किस तरीके से जॉन सीना ने कोडी रोड्स के ऊपर टर्न किया, अलग अलग भाषाओं में उसे दिखाया गया, लेकिन इंडिया की भाषा क्यों नहीं दिखाई गई मैं ये जानना चाहता हूँ वैसे। लेकिन फिर भी भाई जिस तरीके से इस हाइप पैकेज को दिखाया गया है भाई, वो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है भाई। मतलब इससे देखकर और ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा था भाई। मतलब तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई मुझे कुछ दुख हो रहा है कि ये क्यों आया, लेकिन जब ये देख रहा था तो भाई ऐसा लगा कि भाई बुरा हो रहा है भाई, क्यों पिट रहा है बेचारा कोडी इतना। मतलब भाई जिस तरीके से बिल्डअप कर रहे थे तो वो काफी अमेजिंग था भाई, मुझे काफी अच्छा लगा। वेल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ये मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है और अब से सिर्फ 45 दिन ही बचे हैं रेसलमेनिया होने में। लेकिन शो के ऊपर काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस हुए थे और बियांका ब्लेयर भी शो के ऊपर थी। तो मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत ही अमेजिंग थी। सबसे पहले कार भाग कर आती है, पहले लगा कि शायद द रॉक या जॉन सीना में से कोई है, लेकिन फिर निकल के आए भाई सबसे डेस्परेट मैन फिलहाल के टाइम पर जो है CM पंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई बहुत गुस्से में थे, आते ही भाई सारा अनाउंसर डेस्क बिखेर दिया, माइक छीन लिया और उसके बाद माइक्रोफोन के ऊपर जो आग लगाई है भाई साहब। आते ही बोले कि मैं नेटफ्लिक्स को जो है बंद करने वाला हूं फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि जो मैं कहने वाला वो नेटफ्लिक्स को भी राज नहीं आने वाला। तो पहले बताओ किसके बारे में बात करनी है? तो वही पैट मैकफी कह देता है द रॉक के बारे में बात करो। तो ठीक है, द रॉक के बारे में बात करनी है। ड्वेन टकले धोखेबाज, तू क्या सोचता है? तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो कुछ भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म बिखेर सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब मैं तेरे मुंह पे कहता, लेकिन तू यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि तू यहाँ पर आकर अपनी वो बुलशिट वाली चीजें नहीं कर सकता, अपने हाथ पर हाथ नहीं मार सकता, तू यहाँ पर गूज बम्स नहीं दिखा सकता। क्यों फालतू में आकर यहाँ पर लोगों को ये नहीं दिखा सकता कि तुझे इस कंपनी की परवाह है, क्योंकि तुझे नहीं है। तू अपने ऊपर एक नकली टाइटल लेकर घूमता है ताकि तू अपने आप को पीपल चैंपियन बुला सके, तो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है। तू नहीं है, यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड है सबसे बड़ा, और तू सिर्फ एक मिड लाइफ क्राइसिस है और कुछ भी नहीं। और लोग यहाँ पर अपनी आत्मा बेचते हैं, जो कि मुझे लेकर आता है जॉन सीना। मैंने देखा, सबने देखा तूने क्या किया वहां पर। तुझे दिखता होगा कि यहाँ पर कौन गिव अप कर रहा है। नहीं, तूने गिव अप किया है, मैंने गिव अप नहीं किया। तू हार गया अपने आप से, तू हार गया इन सब फैंस से, तू हार गया उन बच्चों से जो तुझसे प्यार करते थे, तू हारा है। CM पंक अभी भी जो है अपने सपने पर टिका हुआ है, उसे वो जाएगा रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के लिए, वो हमेशा करेगा। लेकिन तुम दोनों की वजह से वो हमेशा रुक जाता है। तो तुम दोनों से मैं मिलूंगा, तुम दोनों टकलों से मैं जरूर मिलूंगा। जब हम जाएंगे, जब तुम नीचे उतरोगे मैं ऊपर चढ़ूंगा, तब हम मिलेंगे। और यही वो चीज है जो मुझे लेकर आती है उस बंदे के ऊपर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सेथ रॉलिंस। सेकंड लिंच, अगर तुम घर पर सुन रही हो तो सुनो, उसे यहां से लेकर चली जाओ इससे पहले कि मैं उसे पकड़ लूं, क्योंकि उसके बाद वो एक व्हील चेयर पर होगा, तभी यहाँ पर बर्न इट डाउन हो जाता है। और सेथ रॉलिंस नाचते गाते आ रहे होते हैं, लेकिन भाई CM पंक इस मूड में नहीं थे नाचने गाने के, तो वो जाकर सीधा अटैक कर देते और फिर यहाँ पर जो एक महा ब्रॉल देखने को मिलता है, दिस इज ऑसम टाइप के नारे लगते हैं। और यहाँ पर भाई इनकी बहुत ही ज्यादा भसड़बाजी होती है, सिर्फ ऑडियंस के बीच ही नहीं बल्कि बैक स्टेज में जाकर भी ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एडम पियर्स भाई फाइनली किसी तरीके से इन दोनों को अलग करता है और सेथ रॉलिंस से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो ये सब। तो सेथ कहता है कि मुझे चाहिए वो, तू ये करता क्यों नहीं? बहुत आसान इन चीजों को हैंडल करना, उसे दे दे जो उसे चाहिए, मुझे दे दे जो मुझे चाहिए, और फैंस को दे दे जो उन्हें चाहिए। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है, अगर इसी चीज से सब कुछ रुक सकता है तो ठीक है। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर मेन इवेंट में एक स्टील केज मैच होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक के बीच में। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ अब हुई ना बात, ठीक है। तो भाई अगले हफ्ते एक स्टील केज मैच होने वाला CM पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बीच, जो कि सिंपली भाई उस चीज को दर्शाता है कि ये क्यों करवाया गया है एक मंडे नाइट रॉ के ऊपर इतना बड़ा मैच। तो ऑफ कोर्स नॉट भाई, ये किसी बड़ी चीज के लिए करवाया गया है, वो है रोमन रेंस का रिटर्न। लास्ट टाइम भाई कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का स्टील केज मैच हुआ था, वहां पर वो सिर्फ इसीलिए करवाया गया ताकि रोमन रेंस का रिटर्न करवाया जा सके, और अब फिलहाल भी ये मैच भी सिर्फ इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि रोमन रेंस का रिटर्न करवाया जा सके। तो तैयार हो जाओ, पेटी पैक कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते रोमन रेंस OTC YTC वापस आने वाले हैं। और इस मैच की अगर प्रेडिक्शन करूं मैं कि कौन जीतने वाला है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ऑफ कोर्स नॉट भाई सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए यहाँ पर सिंपली, क्योंकि लास्ट टाइम जो है CM पंक जीत चुके हैं, तो मामला 1-1 पर बराबर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी जाकर जो है तीसरा मैच ज्यादा हाइप होगा इन दोनों का, तो इस वजह से यहाँ पर सेथ रॉलिंस जीतेंगे। लेकिन वो कैसे जीतेंगे भाई, उसकी एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है कि जब रोमन रेंस इस मैच में आकर इंटरफेयर करेंगे तो वो कॉस्ट करवाने आएंगे सेथ रॉलिंस को, लेकिन गलती से यहाँ पर वो सेथ रॉलिंस की मदद कर देंगे भाई, जिस वजह से CM पंक मैच को हार जाएगा और वो एक सिनेरियो बनेगा जिस वजह से CM पंक और रोमन रेंस के बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और फिर एक ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो जाएगा। वरना तो भाई इस मैच में या तो इतना होगा कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो भी बेस्ट इन द वर्ल्ड है भाई, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। सेथ रॉलिंस को CM पंक को हराना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्लीन मैच में भी उसे हरा सकते हैं। उसके बाद जब वो जीत जाएंगे इस मैच को, उसके बाद रोमन रेंस का रिटर्न होगा और वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे। भाई
रोमन रेंस का रिटर्न तो पक्का है, चाहे मैच के दौरान हो या मैच खत्म होने के बाद हो। लास्ट टाइम मैच खत्म होने के बाद हुआ था, तो भाई रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ये तो कंफर्म ही है भाई, वरना तो भाई इस मैच का कोई सेंस नहीं बनने वाला मंडे नाइट रॉ के ऊपर, फिर तो रेसलमेनिया में करवा देते हैं। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर, क्या रोमन रेंस का रिटर्न होगा या नहीं? तो भाई शुरुआत तो बहुत ही भयंकर करवा देती है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई और मंडे नाइट रॉ की। उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है जजमेंट डे का, जहां पर फिन बैलर काफी डेस्परेट बैठे होते हैं। डोमिनिक पूछता भी कि तुम्हें क्या हुआ, तो बोले कि कुछ भी नहीं। वो जाकर फिर लिव और रखेल से बात करने लगता है और लिव और रखेल भी फिन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग चैंपियन बन चुके हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा ब्रॉन बेगर के साथ पंगा चल रहा है। डॉम जो है कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, हमें कुछ तो करना होगा। और भाई अगर तुम ये कहोगे भाई बैक स्टेज में यहाँ पर फिन बैलर का वो डीमन वाला मास्क टंगा हुआ है, तो भाई वो क्लब हाउस में हमेशा रहता है, उसका कोई सेंस नहीं है भाई। वो जब फिन बैलर को बनना होगा उठा के पेटी में अपने ऊपर कलरिंग कर लेगा भाई। इसके बाद जो है ब्रॉन ब्रेकर का इंटरव्यू लेती है जैकी रेडमॉन और उनसे पूछा जाता है जजमेंट डे से ही के बारे में ही। तो वो कहते हैं कि पहले तो कुत्ते जरा भौंक के दिखाओ, और इसके बाद बात करते हैं जजमेंट डे की। वहां पर लेकर घूमता रहता है एक इंसान, डोमिनिक जो है बिल्कुल डर्टी है, उसको तो धोने में बहुत मजा आता है। फिन बैलर अपने आप को लीडर समझता है, लेकिन तभी यहाँ पर फिन बैलर खुद ही आ जाते हैं और वो कह सकते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये ब्रॉन तू क्या सोचता है, तू पता है अभी तक चैंपियन क्यों है? क्योंकि जजमेंट डे ने तुझे चैंपियन रहने दिया गया है। और ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि नहीं, मैं चैंपियन इसलिए हूं क्योंकि मैं कुत्ता हूं। खुद की बेइज्जती कर रहे हैं क्या? खैर कोई बात नहीं। वेल फिन बैलर कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब चाहूं तुझसे वो टाइटल छीन सकता हूं, जब मेरी मर्जी हो, मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर सकता हूं पूरी तरीके से। हिम्मत है तो अभी आके दिखाना, मैं अभी तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ब्राउन ब्रेकर कहते हैं कि ठीक है ले अभी आया। तो भाई ब्राउन ब्रेकर आने लगते हैं, लेकिन जजमेंट डे की चाल होती है ये सारी। पहले कार्लिटो आता है, लेकिन कार्लिटो को साइड कर देते हैं। डोमिनिक आता है, डोमिनिक को भी एक बेली टू बेली स्लैम मिलता है। उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं, फिन बैलर थोड़ी देर के लिए भारी पड़ते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेकर के सामने कौन ही टिक पाएगा। ब्राउन ब्रेकर स्पीयर की लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो लेकर भाग जाता है, फिन बैलर को बचा लेता है। जिसके बाद भाई ब्राउन ब्रेकर को दिखता है कि एक बंदा बिल्कुल पोजीशन में है, तो कार्लिटो को यहाँ पर रिंग साइड पर एक खूंखार स्पीयर मिलती है। तो भाई फिन बैलर को कहां वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल में फंसे हुए हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर भाई? जो 2025 में होने वाला था, क्या वो ये चीज है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला है? यार आगे चलते हैं। ओटिस शो के ऊपर आए थे और उनका मैच गुंथर से होने वाला है। तो गुंथर यहाँ पर आते और सबसे पहले तो रोस्ट मारना स्टार्ट करते हैं अपना। वो कहते हैं कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन पता है किनमें? तेरे आसपास खड़े सिर्फ उनमें, क्योंकि जब मेरे सामने तू लड़ेगा तो कुछ भी नहीं है, और तू अपनी सारी ताकत को सिर्फ वेस्ट कर रहा है इन गधे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तू भी वही चीजें कर रहा है तो जो जे उसो करता है, फैंस को एंटरटेन करना, फालतू की चीजें कर। लेकिन मैं तुझे दिखाता हूं कि असली चीजें क्या होती है। मैं तुझे दिखाता हूं कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे हासिल की जाती है, वो मैं तुझे आज इस रिंग के अंदर दिखाता हूं। तो भाई मैच की घंटी बजने से पहले गुंथर जो है अटैक कर देते हैं ओटिस के ऊपर। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और पूरी तरीके से बेइज्जती कर रहे होते हैं भाई, मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुली मार रहे होते हैं लातों से और थप्पड़ों से, मतलब भाई बहुत ही बुरी बेइज्जती करते हैं ओटिस की। लेकिन उसके बाद ओटिस एक बार इस मैच में पलटवार करते हो और जो मोमेंटम वो हासिल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हरा ही देंगे गुंथर को, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। एंड में यहाँ पर गुंथर पलटवार करते हैं, शॉटगन ड्रॉप किक, उसके बाद एक लैरिएट एंड देन लास्ट सिम्फनी पावर बॉम्ब हिट होता है। मैच को जीत जाते हैं यहाँ पर गुंथर। उसके बाद भाई वो जीत तो जाते हैं, लेकिन भाई दिखाना भी तो ना कि मैं गुंथर हूं। तो भाई वो जाकर अटैक करने लगते हैं, फिर एक स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं वो यहाँ पर ओटिस को, लेकिन पीछे से अकीरा टोजावा आता है, उसको भाई उठाकर अकीरा टोजावा को पावर बॉम्ब हिट करते हैं ओटिस के मोटे पेट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ओटिस को उठाने लगते हैं और अकीरा टोजावा के ऊपर पावर बॉम्ब डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर जे उसो आ जाते हैं बचाने के लिए और जे उसो यहाँ पर एक स्पीयर हिट कर देते हैं गुंथर के ऊपर। उसके बाद चैंपियनशिप को अपने हाथों में रेज करने लगते हैं, भाई ये चीज मत कर, तू हार जाएगा। उसके बाद वो हीट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पीट करने के लिए यहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं, वो इसको बजाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच, वो दोनों आपस में अटैक करने वाले थे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जे उसो सुपर किक, उसके बाद एक स्पीयर हिट करता है ग्रेसन वॉलर के ऊपर और उसके बाद सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं यहाँ पर गुंथर और सुला देते हैं जे उसो को। उसके बाद टाइटल उठाकर उसके ऊपर पैर रखकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते और उसे कहते हैं कि तू कभी नहीं जीतने वाला, नर्क बना दूंगा तेरी जिंदगी। जिसके बाद जैकी रेडमॉन जो है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का इंटरव्यू लेते हैं। ग्रेसन वॉलर काफी डींगे हाँक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी भाई वो अपनी ही मस्ती में मगन है, यहाँ पर हीट करने लगते हैं भाई। वो मतलब भाई वो तो बेबी फेस टर्न की तरफ जा रहे हैं, तो भाई इनका करवा दो भाई, रेसलमेनिया में इनका मैच हो जाएगा, जल्दी करवा दो भाई इनका ब्रेकअप, और कुछ नहीं भाई। इसके बाद जे उसो बैक स्टेज में होते हैं, पिटने पटाने के बाद वो ओटिस से कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो। जिसके बाद जैकेथेकली यहाँ पर जे उसो से पूछते हैं कि क्या विचार हैं आपके, तो वो यही कहते हैं हमेशा वाली बात है कि सब मुझ पे डाउट कर रहे हैं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि मैं मेन इवेंट के लायक हूँ। और जे गुंथर तूने भले ही आज मुझे सुला दिया हो, लेकिन हर रोज तू मुझे नहीं सुला सकता, तुम मेरी जिंदगी नरक नहीं बना सकता। इसके बाद शो के ऊपर ईवी नायल
वर्सेस लारिया वेल्केरिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मैच होता है, जो कि भाई रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया था, लेकिन 20 मिनट तक मुझे तो इन्होंने बुरी तरीके से पका दिया। एंड में यहाँ पर ईवी नाइल एक सुपरप्लेक्स हिट करती हैं, उसके बाद पता नहीं भाई हलवा किक लगाने जा रही थी शायद, लेकिन लारिया वेल्केरिया पलटवार करती हैं और अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीतकर रिटेन कर लेती हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई ये हारेगी ना तब उस मैच में मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वेल इसके बाद जो है लुडविग काइजर शो के ऊपर आते हैं और वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, कहते हैं कि मैंने पता है क्या हासिल किया, मैंने यहाँ टेंशन हासिल की है अपने लिए, तुम सबको मेरी परवाह हो रही है। फैंटा सुन ले, जॉन सीना ने जो कोडी के साथ किया वो तो बहुत ही छोटी चीज है, मैं तेरे साथ जो करूंगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद फैंटा यहाँ पर आ जाते हैं और दिखा देते हैं कि बुरा किसके साथ होने वाला है। लुडविग काइजर खुद ही पिट जाता है यहाँ पर बुरी तरीके से, इनकी स्टोरी ऐसे ही चल रही है, शायद रेसलमेनिया तक पहुंची जाएगी। उसके बाद शो के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सी शानदार बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में चैड गेबल की एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें वो मैक्सिको गया हुआ है और वहां पर वो ढूंढ रहा है उस बंदे का एड्रेस जो डोमिनिक ने उसे दिया था कि भाई इस बंदे से जाकर मिल, तुझे कुछ ना कुछ जरूर राज पता चल जाएगा। वो बंदा उसे मिल जाता है और वो एक डब्बा देता है, लेकिन वो कहता है कि डब्बे के बदले पहले पैसे तो दे। तो बहुत सारे पैसे लेने के बाद फाइनली चैड गेबल को वो डब्बा मिल तो गया, लेकिन उसमें क्या है भाई वो एक राज है, क्योंकि भाई सबसे पहली बात उसमें शायद लूचाडोर का मास्क हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने कहा कि अगर तुझे लूचा ट्रेनिंग लेनी है तो तुझे लूचा बनना होगा, लूचा बनने के लिए मास्क पहनना पड़ता है। भाई हो सकता है भाई उस डब्बे में जो है लूचाडोर का मास्क हो चैड गेबल के लिए स्पेशली, या फिर एक रे फैक्शन भाई ऐसा कोई नाम का बंदा है जो कि फिलहाल फ्री एजेंट है, तो मे बी उसका डेब्यू हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि चैड गेबल के साथ आ सकता है। तो भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे तो लूचाडोर का मास्क ही दिख रहा है। इसके बाद शो के ऊपर टैग टीम एक्शन हमें देखने को मिलता है, वॉर रेडर्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स। और इस मैच में यहाँ पर जो ये स्प्लैशेस का जो भाई ये जो बार-बार ये जो मूव शॉट्स मार रहे थे भाई और नीचे से बंदे हट जा रहे थे भाई, वो काफी अमेजिंग मोमेंट था भाई। लेकिन एंड में यहाँ पर जूलियट क्रीड का जो मूव शॉट है वो हिट हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट हो जाता है, जिसके बाद वो अपना फिनिशर हिट करने जाते हैं यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स, तो वॉर रेडर्स पलटवार कर देते हैं और अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीतकर रिटेन कर लेते हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को। भाई मुझे पर्सनली लगा था कि यहाँ पर शायद क्रीड ब्रदर्स जो है वो चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, रिटेन हो जाती है टैग टीम टाइटल्स। उसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस इयो सकाई की एक बढ़िया सी हाइप क्लिप दिखाई जाती है, क्योंकि मेन इवेंट में ये मैच होने वाला था। बियंका बेलर से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मेरा ध्यान जो है आज पूरा इसी के ऊपर है कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है, और रही बाकी की चीजों की बात तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर पीछे मैक्सिम डुपरी किसी से बात करिए, मुझे लगा शायद नटालिया है, तुम बताओ कौन है भाई। तो बियंका बेलर यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरा फोकस इसी मैच के ऊपर है और बाकी की जो चीजें हैं वो बाद में जाकर हैंडल करूंगी, यानी कि जेट करगिल वगैरह वाली। फिर शो के ऊपर ये वुमेन्स चैंपियनशिप मैच होने वाला है। बेली से भी इंटरव्यू लिया जाता है, वो कहते हैं कि मेरा जो पैथ है वो अनक्लियर है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं रेसलमेनिया में क्या करने वाली हूँ, देखते हैं कि आज क्या हो रहा है शो के ऊपर। तो शो के ऊपर मेन इवेंट में टेल ऑफ टेप दिखाया जाता है, रिया रिप्ली वर्सेस इयो सकाई का, और बियंका बेलर अपनी एंट्रेंस करती है, वो इस मैच को देखने वाली है रिंग साइड पर बैठकर। इयो सकाई अपनी एंट्रेंस करती है, रिया रिप्ली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ एंट्रेंस करती है, एलिसिया टेलर इस मैच को अनाउंस करती है। शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में भाई रिया रिप्ली जिस तरीके से इयो सकाई को धो रही होती है, ऐसा लगता है कि भाई बेचारी को आज मार ही देगी रिया रिप्ली, बुरी तरीके से धो रही होती है भाई, कोई चांस ही नहीं था कि भाई यहाँ पर इयो सकाई कुछ कर पाएंगी, लेकिन इयो सकाई पलटवार करती हैं। यहाँ पर वो एक बार एल्बो ड्रॉप हिट करती हैं, लेकिन इयो सकाई के ऊपर एक टॉप रोप से जिस तरीके से सुप्लेक्स हिट किया रिया रिप्ली ने, ऐसा लगा कि भाई ले मर ही गई शायद इयो सकाई। लेकिन उसके बाद इयो सकाई ने जिस तरीके से पलटवार किया भाई रिया रिप्ली के सबमिशन का, मतलब तुम देख ही सकते हो कि भाई रिया रिप्ली खुद ही उछल के जाके गिर गई पॉड्स में। उसके बाद यहाँ पर रिंग साइड पर एक पावर बम हिट किया बैरिकेड में इयो सकाई ने, इयो सकाई अपना फिनिशर हिट कर भी दिया, यहाँ पर इयो सकाई ने पिन किया, लेकिन यहाँ पर रोप ब्रेक कर लिया रिया रिप्ली ने। उसके बाद मामला जो है रिंग साइड पर चला गया, जहां पर इयो सकाई को एप्रन के ऊपर और उसके बाद टेबल के ऊपर अनाउंसर डेस्क के ऊपर बुरी तरीके से देखा मारा इयो सकाई ने। भाई जिस तरीके से इयो सकाई पिट रही थी, लगता भाई आज जैसे मार ही देगी ये रिया रिप्ली इयो सकाई को। लेकिन बियंका बेलर हौसला अफजाई करने लगती है, क्योंकि जो पसंद नहीं आता भाई रिया रिप्ली को, रिया रिप्ली जाकर धक्का दे देती है बियंका बेलर को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू क्यों उसे सपोर्ट कर रही है, तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहती। तो यहाँ पर भाई इनकी बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। रेफरी जेसिका जोन्स आकर कहती है कि अरे मत लड़ो, तुम जाकर अपना मैच संभालो। तो रिया रिप्ली भाई टॉप रोप से रिपटायर लगाने जाती हैं, जो कि भाई मेरा तो सपना है ऊपर से रिपटायर देखने का, लेकिन रिप्ली आज एक गलती कर देती है। वो बियंका बेलर को कहते हैं कि देख मैं तेरे साथ भी यही करने वाली हूँ। उसके चक्कर में इयो सकाई यहाँ पर पलटवार करते एक हरिकेन राना लगाती है, उसके बाद अपना मूल शॉट फिनिशर हिट करती है, रिया रिप्ली के ऊपर पिन होता है 1 2 3 और न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है यहाँ पर इयो सकाई द जीनियस ऑफ काय। भाई रॉयल रंबल के बाद मोस्ट शॉकिंग मोमेंट है ये, इयो सकाई यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं भाई, जीरो रत्ती भर भाई चांस नहीं था यहाँ पर इयो सकाई का चैंपियन बनने का। प्रेडिक्शन
चैंपियन तो क्या भाई कोई सोच भी नहीं सकता कि इयो स्काई यहाँ पर चैंपियन बनने वाली है। मतलब भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंसेन मोमेंट था। ये रेसलमेनिया में होता ये मैच तो शायद इयो स्काई का चांस बनता भी, लेकिन यहाँ पर कोई चांस ही नहीं था भाई। तो इस वजह से ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। उसके बाद इयो स्काई काफी सेलिब्रेट करती हैं, वो काफी इमोशनल भी होती हैं बैक स्टेज में जब वो ट्रिपल एच उन्हें कहते भी कि तुम्हें ये दिया नहीं गया, तुम डिजर्व करती हो, ये तुमने ये कमाया है। और अब इयो स्काई वर्सेस बियंका बेलेयर का मैच बनता हुआ नजर आ रहा है रेसलमेनिया में, लेकिन जिस तरीके से रिया रिप्ली इंक्लूड है इस चीज में तो ट्रिपल थ्रेट चीजें जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। वेल बैक स्टेज में कैथेकली एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन तभी वहां पर पीछे एक डेविल आ जाता है, यानी कि कैरियन क्रॉस, भाई ड्रैकुला इंसान। वो यहाँ पर कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम करने क्या वाले हो आगे। तो एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं लोगन पॉल को कॉल आउट करने वाला हूँ अगले हफ्ते, और हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या करने की सोच रहे हो, भगवान जानता है मेरे पीछे किस तरीके के राक्षस रहते हैं। तो भाई और तो कुछ नहीं, लेकिन इस सेगमेंट के दौरान भाई इन दोनों की जो टीम है, जिस तरीके से ये दोनों एक फ्रेम में थे भाई, मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। मतलब विक्रम बेताल वाली फील आ रही थी। वह अगले हफ्ते के लिए एजे स्टाइल कॉल आउट करने वाले हैं लोगन पॉल को। तो भाई रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला, जो कि अच्छा है। लेकिन डेमियन और ड्रू का क्या भाई, ट्रिपल थ्रेट चीजें होती तो ज्यादा बेटर रहता है वहां पर। वेल ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो की एक बढ़िया एक सिनेमैटिक व्यू से भाई एक उन्होंने क्लिप जारी की। उन्होंने एक टोरंटो टैग टीम मैच ऑफिशियल किया अगेंस्ट न्यू डे, जो अगले हफ्ते होने वाला है शो के ऊपर। जे उसो वर्सेस ग्रेसन वॉल का भी मैच हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, और स्टील केज मैच भी होने वाला है सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। तो भाई आज का जो मंडे नाइट रॉ था वो बहुत ही बढ़िया था भाई। उसकी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई, और उसके बाद जो एंड हुआ वो तो भाई मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स में शायद गिना जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा शॉकिंग मोमेंट कोई भी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट था भाई जो एंड में हमें देखने को मिला। जॉन सीना के हील टर्न से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भाई, मानो या मत मानो, लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि बहुत ही छोटी फील हुई और बहुत ही बेहतरीन फील हुई। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट में बताओ।